हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज के सेशन में हम कवर करेंगे आपके वीकली करंट अफेयर्स 25 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच के जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उनको हम क्विकली एमसीक्यू के थ्रू और साथ ही साथ उसके जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जस्ट एमसीक्यू के बाद मैं आपको उसको बताऊंगा। पूरा फोकस आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए जो हम एमसीक्यू बनाते हैं ना वो उस न्यूज़ की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उस पर हम बनाते हैं, ठीक है, ताकि अगर आपको बस वो आपने एमसीक्यू भी कर लिया आपका एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो जो मोस्ट प्रोबेबल फैक्ट्स होते हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हमारा फोकस उसी पे रहना चाहिए, क्योंकि एक न्यूज में मल्टीपल चीजें रहती हैं बट हर चीजें हमारे एग्जाम के हिसाब से जरूरी हो ऐसा नहीं होता है ना। उसमें कुछ ही दो तीन फैक्ट्स रहते हैं जो आपके लिए काम की चीजें जिससे सवाल बन सकते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो भी हमारे इस हफ्ते के इंपॉर्टेंट डेज थे। ऑलराइट, सो सबसे पहले आपका है 25 से 29 अगस्त के बीच में जो वीक है वो आपका वर्ल्ड वाटर वीक के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और इस बार का जो थीम था वो था ब्रिजिंग बॉर्डर्स, वाटर फॉर अ पीसफुल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। आप सबको पता है कि वाटर क्राइसिस बहुत ज्यादा एविडेंट हो चुकी है इंडिया में। आपने देखा होगा बैंगलोर लोग बाल्टी लेके खड़े हुए हैं, शिमला में देखा होगा जो टूरिस्ट हैं वो बाल्टी लेके पानी भर रहे हैं, है ना। और ये केवल इंडिया की बात नहीं, और ओवर वर्ल्ड में ये चीजें हो रही हैं। तो वाटर कंजर्वेशन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और ये जो हफ्ता है 25 से 29 अगस्त ये आपका वर्ल्ड वाटर वीक के रूप में मनाया जाता है। देन आपका 26 अगस्त को देखिए, ये दो डे इंपॉर्टेंट है, वुमेन्स इक्वालिटी डे और इंटरनेशनल डॉग डे, ठीक है। अब देखो ये इंटरनेशनल डॉग डे तो नहीं पूछेगा बट वुमेन इक्वालिटी डे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये यूएसए में स्टार्ट हुआ था और इस टाइम क्या हुआ था, बेसिकली यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट हुआ था, 19th अमेंडमेंट बोलते हैं। और उसमें क्या हुआ था, बेसिकली सेक्स के बेसिस पर जो वोटिंग राइट्स थे उसको अबॉलिश किया गया, ठीक है। पहले केवल मेल को हुआ करता था, वो चेंज करके वुमेन को भी दिया गया। तो वुमेन इक्वालिटी डे 26 अगस्त को मनाया जाता है, इंटरनेशनल डॉग डे मनाया जाता है। देन 29 अगस्त को ये 3 डे मनाए जाते हैं, जिसमें पहला आपका सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल स्पोर्ट्स डे, ठीक है। तो 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी जो हमारे इंडिया के बहुत बड़े हॉकी प्लेयर थे उनकी जन्मदिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। देन आपका इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए एक इसके लिए पूरी ट्रीटी भी है, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर बैन ट्रीटी, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, सीटीबीटी बोलते हैं, 1996 में वो साइन हुई थी। तो न्यूक्लियर टेस्ट को रोकने के लिए आपका डे मनाया जाता है। देन 29 अगस्त को तेलुगु लैंग्वेज डे मनाया जाता है। 30 अगस्त को आपका नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे। देन 30 अगस्त को अगेन इंटरनेशनल डे फॉर द विक्टिम्स ऑफ एनफोर्स्ड डिसअपियरेंस, है ना। तो ये कुछ डेज मनाए जाते हैं। 31 अगस्त को आपका हरी मिर्देका मलेशियन नेशनल डे मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कहाँ किन चीजों पे ध्यान देना है, स्पोर्ट्स डे, वुमेन इक्वालिटी डे एंड इंटरनेशनल न्यूक्लियर डे, ये याद होना चाहिए। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आपके कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं वो देख लेते हैं, इनको हम आगे भी थोड़ा समझेंगे, है ना। तो आईटीबीपी के ये आईटीबीपी क्या है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ठीक है। तो इसके एडीजी नए बने हैं आपके संजीव रैना, क्लियर। देन डीजी ऑफ सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स के जो आपके डीजी बने वो है रजविंदर भाटी। देन डीजी ऑफ बीएसएफ आपके दलजीत सिंह चौधरी। बीएसएफ कहां पे लगी रहती है आपकी, मोस्टली इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे, है ना। देन कमांडेंट ऑफ द इंडियन नेवल एकेडमी, ये आपके वाइस एडमिरल सी आर प्रवीण नायर, क्लियर। तो ये इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। डीजी ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड आपके बी श्रीनिवासन। चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है आपसे, तो ये सतीश कुमार जी को बनाया गया। तो ये कुछ अपॉइंटमेंट से ही याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके हैं, अच्छा ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्रेटरीज हैं, है ना। तो अभी रिसेंटली आपको पता है कि कैबिनेट सेक्रेटरी ये हमारे राजीव गौबा जी हैं। मैं इस पे फोकस क्यों कर रहा हूँ, ही इज द टॉप ब्यूरोक्रेट ऑफ द कंट्री। तो राजीव गौबा जी कैबिनेट सेक्रेटरी है। डिफेंस सेक्रेटरी आपके नए अपॉइंट हुए हैं राजेश कुमार, ऑलराइट। फिर ये जो अदर सेक्रेटरीज हैं आप यहाँ देख सकते हैं, होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन, फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री एंड सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट दीप्ति उमाशंकर, ऑलराइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। बाकी आपके ये 3 और सेक्रेटरीज है जो अलग अलग मिनिस्ट्री, जैसे देखिए अलग अलग मिनिस्टर होते हैं ना, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, वैसे ही हर मिनिस्ट्री का एक सेक्रेटरी भी होता है, ठीक है, जो उसके पूरे ब्यूरोक्रेटिक और पॉलिसी मेकिंग पे फोकस करता है।
तो सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कौन है? दीप्ति गौर मुखर्जी। सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स कथिकला श्रीनिवासन। सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स चंद्रशेखर कुमार। अब देखिए ये अपॉइंटमेंट्स तो ये आपको याद रखने ही रखने हैं, थोड़ा सा आप फोकस इससे एक स्टेप आगे बढ़ना। एक चीज बस और ये कर लेना कि हर मिनिस्ट्री के कौन कौन से मेन स्कीम्स हैं, थोड़ा उन पे भी आप ध्यान दे सकते हो, नाम एटलीस्ट पता हो। जैसे आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल, है ना। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की जो एक दो स्कीम्स है वो आप लोग याद कर सकते हैं। क्लियर? तो आपका ये पूरा स्कीम वाला ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। देन यहाँ पे एक दो चीजें और थी। नैस्कॉम के जो चेयरपर्सन थे ये सिंधु गंगाधरन बने हैं। सीईओ ऑफ नेस्ले, ये तो कुछ प्राइवेट जो कंपनीज है जो फेमस है उनके भी जो सीईओ चेंज होते हैं तो क्वेश्चन पूछा जाता है। लॉरेंट फ्रेक्सी बनी है। देन श्रीराम कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के एमडी एंड सीईओ बने शुभाश्री जी बनी है। देन नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ लोक जनशक्ति पार्टी, ठीक है, ये अभी आपके चुनाव भी जो बिहार में हुए थे तो ये चिराग पासवान जी इसके नेशनल प्रेसिडेंट बने। ऑलराइट, कमेंट सेक्शन में बताइए चिराग पासवान को कौन सा मिनिस्ट्री मिली है, ये कौन से उनको मिनिस्ट्री या पोर्टफोलियो उनको मिला है, कमेंट सेक्शन में बताइए। चलो अब हम करते हैं अपने एमसीक्यू स्टार्ट। ऑलराइट, और इस पे अब आपको ध्यान देना है, जो मेजर फैक्ट्स हमने हाईलाइट किए ना उनको आपको याद रखना है। सारी चीजों को पढ़ने की कोशिश मत करिए, इतने फैक्ट्स हैं ना डेली बेसिस पे आप साल भर का याद भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जो मेन कीवर्ड्स होते हैं हमेशा न्यूज पे उस पे फोकस करना है। देखो पहला क्वेश्चन था हाउ मच इज द स्कॉलरशिप अमाउंट प्रोवाइडेड अंडर द दीनदयाल स्पर्श योजना, कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर था, आप लोग बताइए, बी सी इज द करेक्ट आंसर, 6,000 रुपए हर साल इसको ये प्रोवाइड किया जाएगा। अब आइए देखते हैं ये स्कीम क्या है, स्पर्श योजना क्या होती है। तो मिनिस्ट्री जो है उसमें आपको ध्यान रखना है, उसका आपका डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है ना, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आती है। इन्होंने स्कीम लॉन्च की है दीनदयाल स्पर्श योजना। ये किसके लिए है? बेसिकली इट इज रिलेटेड विथ फिलैटली, है ना। फिलैटली ये जो टर्म होता है ये बेसिकली क्या होता है? फिलैटली इज आपका कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ पोस्टेज स्टैम्प। कई लोग स्टैम्प कलेक्ट करते हैं ना, तो उस कलेक्शन उस पूरे प्रोसेस एक्टिविटी को बोलते हैं फिलैटली। तो रिसेंटली डिपार्टमेंट ने फिलैटली स्कॉलरशिप स्कीम चालू की है अंदर दीनदयाल स्पर्श योजना। ऑलराइट, तो जिसमें क्या होगा, 6,000 रुपए हर साल बच्चों को मिलेंगे। ऑलराइट, तो ये देखिए जो दीनदयाल स्पर्श योजना है 2017 में लॉन्च हुई थी। ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रोमोट फिलैटली अमंग चिल्ड्रन एट अ यंग एज। ऑलराइट, बच्चों को प्रोत्साहित करना कि स्टैम्प कलेक्ट करिए। स्टैम्प कलेक्शन से क्या होता है? हर स्टैम्प एक सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल इवेंट को या पर्सनालिटी को सिग्निफाई करता है, तो बच्चों को उनके बारे में पढ़ने को मिलेगा, तो अपने हिस्ट्री से वो रिलेट कर पाएंगे। राइट, तो ये आपका न्यूज था। तो अगेन अब जैसे मैं आपको थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाना बताता हूँ, कुछ नहीं करना है, स्पर्श लिख लो, ठीक है, मिनिस्ट्री कॉम कम्युनिकेशन, ऑलराइट, फिलैटली से रिलेटेड है, ओके, और इसमें स्कॉलरशिप है 6,000 रुपीज। ये आपका एक शॉर्ट नोट बन गया इस पूरे न्यूज का। ऐसे ही छोटे छोटे शॉर्ट नोट बना लो, पूरा आपका महीने भर का कवर हो जाएगा 5 से 6 पन्नों में। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट है आपका विच डिस्ट्रिक्ट इज नॉट अमंग द न्यूली अनाउंस्ड डिस्ट्रिक्ट इन लद्दाख। अभी रिसेंटली लद्दाख में नए डिस्ट्रिक्ट बनाने की बात की गई, तो इनमें से कौन सा नहीं है? जंस्कर, द्रास, शाम या लेह। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑब्वियस सी बात है डी, लेह। लेह ऑलरेडी आपका पहले से ही डिस्ट्रिक्ट है ना। तो देख लो रिसेंटली क्या हुआ, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने अनाउंस किया कि लद्दाख में आपके 5 नए जिले बनेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से हो 5 नए जिले? जंस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा एंड चंगथांग। तो यहाँ पे एक बार मैप में देख लो, तो ये देखो ये नुब्रा है, ये शाम है, ये चांगथांग है, ऑलराइट, ये जंस्कर है। क्लियर? और यहां पे आपका हो गया द्रास। क्लियर? तो ये 5 ये डिस्ट्रिक्ट हैं आपके नए, इनको बनाया जाएगा। एट प्रेजेंट लद्दाख में टोटल 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, लेह एंड कारगिल। क्लियर? जो प्रेजेंट है आपका वो आपका लेह है और कारगिल है। ऑलराइट, तो आपको पता है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू एंड कश्मीर और उसको लद्दाख को 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया था। राइट, तो ये कब हुआ था? 5 अगस्त 2019। ठीक है, तो एक आपका लद्दाख बन गया था यूनियन टेरिटरी और दूसरा आपका जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है इसमें।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू FSAI, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रखिएगा, फूड सिक्योरिटी, खाद्य पदार्थ की सुरक्षा इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू FSAI व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन A1 एंड A2 टाइप बीटा कैसीन इन मिल्क? तो करेक्ट आंसर है इसका आपका सी, द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन स्पेसिफिकली द अमीनो एसिड। ये जो A1 और A2 मिल्क है, इसमें बेसिकली अमीनो एसिड का फर्क होता है। थोड़ा सा देखते हैं न्यूज क्या थी। तो बेसिकली FSI ने क्या बोला है कि ऑर्डर दिया गया है कि A1 और A2 का जो क्लेम करती है कि ये जो मिल्क है ये A1 गाय का है, ये A2 गाय का है, इसको हटाना है। ऐसा क्लेम कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि होता क्या है, जो A2 गाय है ना, A2 गाय का दूध है, तो इसके अब इस पे पूरा साइंटिफिकली प्रूवन ये चीज नहीं है कि ये बहुत ज्यादा हेल्दी होती है या इससे आपको इम्यूनिटी बढ़ती है। इस पर कोई साइंटिफिकली प्रूवन चीज नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है, कुछ कंपनियां इसका फायदा उठा रही हैं, नॉर्मल दूध पे लिख देंगे A2 मिल्क, ठीक है, और उसको हायर रेट पे बेचने लगते हैं। तो इस वजह से जो कंज्यूमर है उसको आप मिसलीड करें। तो FSAI ने बोला कि ये सारी चीजें हटाओ, कोई भी A1 A2 की लेबलिंग नहीं होगी। ठीक है, तो बेसिकली देखो जो A1 और A2 में क्या फर्क होता है, वो होता है बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जिसे बीटा कैसीन बोलते हैं। इसके हिसाब से इन दोनों दूध का डिफरेंस रहता है। तो बेसिकली जो इनका एमिनो एसिड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, A1 का क्या होता है, बीटा कैसीन, इसमें हिस्टिडाइन अमीनो एसिड होता है पोजीशन 67 पे। याद रखिएगा, A1 में हिस्टिडाइन अमीनो एसिड होता है पोजीशन 67 पे, और A2 में जो बीटा कैसीन होता है उसमें प्रोलाइन होता है पोजीशन 67 पे। तो ये बेसिकली अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर का डिफरेंस होता है। ऑलराइट, और ऐसा माना जाता है जो A2 जो दूध है, जो प्रोटीन होता है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। अब इसी में क्या बोला गया, FSAI बोलते हैं कि जो हमारे जो प्रेजेंट रूल्स हैं, जो कि FSAI एक्ट 2006 के तहत बनी थी, इस रूल्स में ऐसा कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है। ऑलराइट, तो वो बोलते कि हम ऐसा कोई भी डिफ्रेंसिएशन रिकॉग्नाइज नहीं करते, इस वजह से इस दूध को लेबलिंग को हटाओ, वरना इससे क्या हो रहा है, कंज्यूमर को और प्रोडक्ट को मिसलीड किया जा रहा है और हायर रेट्स पे बेचा जा रहा है। बहुत महंगे महंगे बिकते हैं। आप कभी A2 घी देखना, डबल ट्रिपल प्राइस पे आपका वो बिकता है नॉर्मल घी से। ठीक है, तो ये आपकी न्यूज थी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, विच बैंक हैज पार्टनर विद टाटा पावर सोलर टू ऑफर सोलर यूनिट फाइनेंसिंग विद लोन्स अप टू 90 लाख? तो टाटा पावर के साथ कौन सी बैंक का टाई अप हुआ है? करेक्ट आंसर इज ए, ICICI बैंक ने टाई अप किया है। तो अब यहां से बस ये फैक्ट ध्यान रखो, बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं आना है। तो टाटा पावर, ठीक है, टाटा पावर प्लस ICICI आप ऐसे बना सकते हो, प्लस ICICI इक्वल टू सोलर, याद रख लेना। तो आपका ये न्यूज हो जाएगा। राइट, तो इसमें कस्टमर्स को क्या कोलैटरल फ्री लोन मिल सकता है अप टू 5 इयर्स। कोलैटरल मतलब क्या होता है, आपको कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, आपको इजीली लोन मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, हु डेवलप्ड हिलकॉल BBV131, नोवेल सिंगल स्ट्रेन कॉलेरा वैक्सीन। ये नाम याद रखिएगा, ये कॉलेरा से रिलेटेड है। ठीक है, तो किसने इसके डेवलपमेंट को अप्रूव किया है? ठीक है, अंडर अ लाइसेंस फ्रॉम हिलमन लेबोरेटरीज, हु डेवलप्ड। तो आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या है इसका। करेक्ट आंसर इज सी, भारत बायोटेक इंटरनेशनल। देखो ये भारत बायोटेक कोविड के टाइम में भी, है ना, इसका नाम था सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक, यही दो तीन जो इंस्टीट्यूट्स हैं ये नए नई नोवेल वैक्सीन तैयार करते हैं। ये जो वैक्सीन है भारत बायोटेक ने तैयार की है कॉलेरा के लिए। ऑलराइट, तो ये जो आपकी है भारत बायोटेक लॉन्चेस ओरल कॉलेरा वैक्सीन इन पार्टनरशिप विद हिलमन लैब्स। राइट, तो इस लैब के साथ मिलके इन्होंने चालू किया है, और वैक्सीन का नाम याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप इन द सलून कैटेगरी? तो करेक्ट आंसर इज सी, डियान पंडोल ने ये अवार्ड जीता है और ये पहली वुमेन बन गई है। शी इज द लेडी, आप ये देख सकते हैं, ये पहली लेडी बनी है जिन्होंने ये कार रेसिंग में सलून कैटेगरी में आपका फर्स्ट प्राइज जीता है। और ये जो इवेंट था ये था इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप, जो कि चेन्नई में हुआ था। ठीक है, इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप चेन्नई, एंड द विनर इज डियान पंडोल। ऑलराइट, और ये सलून कैटेगरी में इन्होंने ये प्राइज जीता है, तो ये पहली वुमेन बन गई हैं। तो इस टाइप की जो फर्स्ट टाइम कुछ चीजें हो ना, फर्स्ट वुमेन फर्स्ट वुमेन, तो ये आप नाम याद रख सकते हैं।
नेक्स्ट है आपका विच बैंक लॉन्च द एक्सक्लूसिव सेविंग अकाउंट नेम्ड अवनी। अवनी सेविंग अकाउंट किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर इज आपका सी, बंधन बैंक ने बनाया है। ऑलराइट, अभी आप लोगों ने सुना था कुछ टाइम पहले बांग्लादेश में जब जो सरकार बदली तो मोहम्मद यूनुस वहां पे अपॉइंट हुए थे, तो उन्होंने इस टाइप की जो बैंकिंग फैसिलिटी है कि जो गरीब और पुअर लोग हैं उनको इजिली फाइनेंशियल सुविधाएं मिल सके, उन्होंने इस टाइप का बैंक चेन लॉन्च किया था। उसी से इंस्पायर होकर हमारे यहाँ बंधन बैंक भी बना था। ठीक है, तो देखिए, तो ये किसने लॉन्च किया है? ये बंधन बैंक लॉन्चेस अवनी सेविंग अकाउंट फॉर वुमेन कस्टमर। तो इसमें बेसिकली इस खाते में मिनिमम एवरेज क्वार्टरली बैलेंस 25,000 रुपए होना चाहिए, मतलब हर 3 महीने मिनिमम इतना बैलेंस आपका होना ही चाहिए, राइट। और ये जो बैंक है बंधन बैंक, इसको आरबीआई से लाइसेंस मिला था और ये कन्वर्ट हो गया था यूनिवर्सल बैंक में 23 अगस्त 2015। ऑलराइट, ये और ये आपका उस चीज से काफी इंस्पायर्ड है। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए ये बैंक बंधन बैंक आपका बना था। ठीक है, ताकि जो गरीब कस्बे के लोग हैं, जो वुमेन है, जो वीकर सेक्शन है, उनको भी ये बैंकिंग फैसिलिटीज मिल सके। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर आपका कलकत्ता में है, वेस्ट बंगाल, अगेन बांग्लादेश के पास है। एमडी और सीईओ इनके प्रेजेंटली कौन है? रतन कुमार केश। ये कुछ 2-3 फैक्ट आप याद रखिएगा। शॉर्ट नोट्स कैसे बनेंगे इसमें? अवनी स्कीम है ना, बंधन बैंक, मिनिमम 25,000 क्वार्टरली है ना, पर क्वार्टर लिख लेना। और बंधन बैंक ये आपका 2015 में बना था, और एमडी और सीईओ जो भी उनके नाम यहाँ पे याद रख लेना। तो ये आपका शॉर्ट नोट बन जाएगा। ठीक है, चलिए, इतना सब डिटेल आपको नहीं याद रखना, हमेशा तभी रिवाइज कर पाओगे। इतने सारे फैक्ट्स लिखे होंगे ना, आप लिखते ही रह जाओगे, आपकी कॉपी इतनी मोटी बन जाएगी, याद भी नहीं होगा। शॉर्ट नोट्स बनाओगे मुश्किल से 5 पन्ने में आपका महीने भर का आपके कंटेंट याद हो सकता है। चलिए, नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट डेवलप्ड बाय स्पेस जोन इंडिया विथ मार्टिन ग्रुप। तो आपका कौन सा था? रूमी, रूमी 1 आपका ये है रियूजेबल रॉकेट। ऑलराइट, तो बेसिकली आपका फर्स्ट रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट ऑफ इंडिया रूमी 1 लॉन्च फ्रॉम चेन्नई। ठीक है, और ये किसने डेवलप किया? डेवलप्ड बाय द तमिलनाडु बेस्ड स्टार्टअप। ये एक स्टार्टअप ने डेवलप किया जिसका नाम है स्पेस जोन इंडिया, और साथ में मार्टिन ग्रुप है। ठीक है, और ये चेन्नई से इसको लॉन्च किया गया। इस देखिए, हर सैटेलाइट का पर्पस क्या है? इस पर सैटेलाइट का क्या पर्पस है? ये ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करेगी। क्लियर, और ये रियूजेबल है। ऑलराइट, तो ये जो मिशन है, मिशन रूमी इज लेड बाय आनंद मेगालिंगम, द फाउंडर ऑफ स्पेस जोन। तो स्पेस जोन के जो फाउंडर है उस कंपनी के स्टार्टअप के, उनका नाम है आनंद लिंगम। ठीक है, और इसमें जो फ्यूल प्रोपेलेंट सिस्टम है वो बहुत सॉलिड और लिक्विड होता है। इसका फायदा क्या है कि दूर तक जा सकता है और डिपेंडेबल होता है। ठीक है, पावर ज्यादा जनरेट होगा, ज्यादा एफिशिएंट होगा। क्लियर, तो ये चीज आप याद रखिएगा। रूमी 1, स्पेस जोन, ऑलराइट, क्लाइमेट चेंज डेटा, ऐसे आप याद रख सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द ई मैगजीन रिलीज टू कोमेमोरेट द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ चंद्रयान 3 लैंडिंग ऑन मून। तो आपको पता है कि 23 अगस्त 2023 को ये लॉन्च हुआ था आपका, है ना, और सॉरी आपका लैंड किया था। तो इसको कोमेमोरेट करने के लिए, और कहाँ पे लैंड किया था? मून के साउथ पोल पे। ठीक है, तो इसका जो नाम है ये है आपका सपनों की उड़ान। तो ये याद रखिएगा, इस मैगजीन को रिलीज किया गया है 1 साल की वर्षगांठ मनाने के लिए। आपका 23 अगस्त को ये लैंड किया था। ठीक है, और किसने बनाया? डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर जो अंदर आता है, साथ में एनसीईआरटी। ऑलराइट, तो इस मैगजीन को रिलीज किया। इस बार का जो थीम है आपका, करंट थीम ऑफ द मैगजीन इज स्पेस। ऑलराइट, तो और एजुकेशन मिनिस्टर कौन है हमारे? धर्मेंद्र प्रधान। क्लियर, तो ये चीज आप याद रखिएगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सपनों की रान, ये जो आपकी इस टाइप की मैगजीन आ रही है, और एनसीईआरटी के साथ टाई अप है, तो मतलब क्वालिटी वुड बी द बेस्ट। जरूर पढ़िएगा इसको। ठीक है, चलो, मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट वाज द नेम ऑफ द कमिटी दैट रिव्यूड द नेशनल पेंशन सिस्टम एंड मेड रिकमेंडेशन लीडिंग टू द इंट्रोडक्शन ऑफ यूपीएस। आप सबको पता है कि रिसेंटली यूनिफाइड पेमेंट स्कीम लॉन्च की गई है। ठीक है, जिसने एनपीएस को रिप्लेस किया है, और ये किसकी रिकमेंडेशन पे हुई थी? किस कमेटी की? आपका टीवी सोमनाथन।
टीवी सोमनाथन कमेटी के रिकमेंडेशन पे यूपीएस को बनाया गया और उसको अब अप्रूव किया गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझना है। तो गवर्नमेंट ने, सेंटर ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लॉन्च कर दिया है। देखिए ये लॉन्च क्यों हुआ, इसके दो बड़े रीजन थे। पहला, ऑपोजिशन से प्रेशर था काफी ज्यादा। ठीक है, तो जो कई जो आपकी स्टेट्स है, जैसे हिमाचल प्रदेश ने 2023 में, राजस्थान ने 2022 में, छत्तीसगढ़ ने 2022 में और पंजाब ने 2022 में वापस ये ओपीएस पे चले गए, तो ओल्ड पेंशन स्कीम। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, पहले ओपीएस था, फिर एनपीएस आया, अब यूपीएस है। क्लियर? तो ये कुछ रीजन थे। इसकी वजह से फिर क्या हुआ, काफी ऑपोजिशन आने की वजह से 2023 में आपकी ये कमेटी बैठी और इन्होंने यूपीएस लागू करने के लिए रिकमेंडेशन की और फिर रिसेंटली इसको अप्लाई भी कर दिया गया। राइट, अभी इसको थोड़ा सा समझते हैं। इस वजह से मैंने क्या टाइमलाइन क्रिएट की है। तो 1 जनवरी 2004 को आपकी ओल्ड पेंशन स्कीम को रिप्लेस कर दिया गया था। किसने रिप्लेस किया गया था? नेशनल पेंशन सिस्टम ने, एनपीएस ने रिप्लेस किया। ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड टू 2023, अप्रैल 2023 में बहुत सारे ऑपोजिशन के जो मिनिस्टर्स है, लीडर्स हैं, उन्होंने एनपीएस को अपोज किया, बोला कि बेकार है, हम तो पुराने ओपीएस को ही चाहते हैं। पॉलिटिकल एजेंडा रहता है ये सबका, तो उन्होंने बोला कि इसको आप रिव्यू करिए। तो एक कमेटी बैठी अंडर द सेक्रेटरी या अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ टीवी सोमनाथन, जो कि फाइनेंस सेक्रेटरी थे, और उन्होंने रिकमेंड किया यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ऑलराइट, अप्रैल 2023 में। फिर अगस्त 2024 में मोदी गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव कर दिया कि ठीक है, इसको लागू किया जाए, और 1 अप्रैल 2025 से ये इफेक्टिव हो जाएगा। 1 अप्रैल 2025 मतलब अगले साल अप्रैल में इट वुड बी इफेक्टिव। अब समझते हैं थोड़ा सा क्या क्या है इसके अंदर। पहली चीज, ये 5 पिलर पे बेस्ड है। पहला है आपका अश्योर्ड पेंशन। तो 50% जो होगी आपकी एवरेज बेसिक सैलरी का आखिरी के 12 मंथ में, अगर आपने 25 साल से ऊपर काम किया, 25 साल तक आपने काम किया है, मिनिमम 25 ईयर सर्व किया है आपने, तो आपकी जो आखिरी साल की जो एवरेज मिनिमम बेसिक सैलरी होगी उसका 50% आपको पेंशन के रूप में दिया जाएगा। और ये देखिए, जो शॉर्ट सर्विस में जो लोग थे, काम कर रहे थे, जो शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है, उनको 10 साल तक का टेन्योर है। ठीक है, देन इसमें अश्योर्ड मिनिमम पेंशन 10,000 रुपए की है पर मंथ फॉर दोज विथ एटलीस्ट 10 ईयर्स ऑफ सर्विस। मतलब 10 साल की अगर आपने मिनिमम सर्विस की है तो 10,000 रुपए का पेंशन मिलेगा। ठीक, देन एश्योर्ड फैमिली पेंशन। अगर लेट्स से मैं वर्क करता हूँ, ठीक है, मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ, मेरी डेथ हो गई, मेरी डेथ के बाद जो मेरी फैमिली है उनको 60%, मेरी सैलरी का 60% उनको पेंशन के रूप में मिलेगा। देन ये इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन है। ठीक है, ये इसमें जो डियरनेस रिलीफ है ऑन ऑल इंडिया, वो आपकी सीपीआई आईडब्ल्यू पे बेस्ड जो भी इन्फ्लेशन होगा। देखिए हमारे यहाँ जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है ना, वो इन्फ्लेशन को मेजर करता है, और वो अलग अलग टाइप के होते हैं। सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर, सीपीआई रूरल, सीपीआई आपका इंडस्ट्रियल वर्कर। तो आईडब्ल्यू पे बेस्ड जो भी आपकी इन्फ्लेशन होगी उस पर ये इंडेक्स रहेगा। मतलब अगर महंगाई दर बढ़ेगी तो आपको डियरनेस अलाउंस भी मिलेगा। ठीक है, तो ये है। देन आपका कुछ लमसम पेमेंट भी इसमें रहेगी, 1/10 ऑफ द मंथली एमोल्यूमेंट्स फॉर एवरी 6 मंथ्स ऑफ सर्विस इन एडिशन टू ग्रेचुइटी। तो ग्रेचुइटी का कंपोनेंट भी है। तो ये कुछ पिलर्स हैं जिसपे ये आपका यूपीएस पूरा बेस्ड है। अब आइए थोड़ा समझते हैं कि डिफरेंस क्या था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका यूपीएस है, ये आपका एनपीएस है और ये ओपीएस है। सबसे पहले आपका ओपीएस था, फिर आपका एनपीएस आया था, और अब आपका यूपीएस है। तो तीनों में ना डिफरेंस देखना बहुत जरूरी है। पहली चीज देखते हैं पेंशन अमाउंट, है ना। हम यहां से स्टार्ट करते हैं। तो जो ओल्ड पेंशन में था, 50% ऑफ द लास्ट ड्रॉन सैलरी आपका पेंशन के फॉर्म में दिया जाएगा। एनपीएस में क्या बोला, ये आपका मार्केट लिंक कर दिया गया। इसमें बोला कि गवर्नमेंट कुछ नहीं देगी, आप इन्वेस्ट करो, आप जितना इन्वेस्ट करना है इन्वेस्ट करो आपका, और ये जो रेट है उसका इंटरेस्ट रेट है वो मार्केट से लिंक है। जैसे म्यूचुअल फंड है, जितना आप डालोगे उतना आप एट द एंड निकाल सकते हो, जितना मार्केट ग्रोथ देगा उतना ग्रोथ आप निकाल लोगे। एनपीएस ने ये किया, तो लोग बहुत खुश नहीं थे। हर आदमी को ना फिक्स्ड कंपोनेंट चाहिए आज के टाइम पे। ठीक है, तो यूपीएस ने बोला भाई हम 50% ऑफ द एवरेज बेसिक पे ओवर द लास्ट 12 मंथ बिफोर द रिटायरमेंट, जो भी 10 से 25 साल के बीच में सर्विस किए हैं उनको 50% ऑफ देयर सैलरी मिल जाएगी। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पेंशन। फैमिली पेंशन के उसमें कितना है, यूपीएस में 60% दिया जाएगा। ठीक है, सैलरी का 60%। ये एनपीएस में बोला गया था ये जितना आपने एक्यूमुलेट किया उस हिसाब का आपको पूरा मिल जाएगा। ऑलराइट, फिर इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया था,
जितनी आपकी पेंशन सैलरी आ रही थी वही आपको कंटिन्यूड पेंशन बेनिफिट टू फैमिली आफ्टर रिटायरीज डेथ, जो सैलरी आ रही थी वही दे देंगे। पुराना ये था तो कुछ चीजें अच्छी भी थी, है ना। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन क्या होगा, देखो जब भी आपका पेंशन रहता है ना, आपने कभी पीएफ में कंट्रीब्यूट किया होगा ये सारी चीजें, तो उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो एम्प्लॉय कितना कंट्रीब्यूट करना चाहता है और दूसरा जो एम्प्लॉयर है, जो सरकार है, वो कितना कंट्रीब्यूट करेगी। तो ओपीएस में क्या था, गवर्नमेंट बोली कि भाई हम कुछ नहीं देने वाले, जितना आप डालना है डालो, वही आपको इंटरेस्ट के साथ वापस कर देंगे। एनपीएस में बोला गया 10% ऑफ बेसिक सैलरी गवर्नमेंट भी करेगी, और यूपीएस में भी उसी चीज को कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया। गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन, सॉरी वो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन था, है ना। तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन आपका इसमें नन था, सारी चीज सरकार आपको देने वाली थी, ठीक है। इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। इसमें आपको 10% ऑफ बेसिक सैलरी आप खुद कंट्रीब्यूट करेंगे, और इसमें भी 10% ऑफ बेसिक सैलरी एम्प्लॉय खुद कंट्रीब्यूट करेगा। गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन क्या था, ओपीएस में सारा जो कॉस्ट था वो गवर्नमेंट बियर करने वाली थी, ठीक है। इसमें बोला एनपीएस में क्या, हम गवर्नमेंट बोली हम 14% ऑफ बेसिक सैलरी हम कंट्रीब्यूट करेंगे, और इन यूपीएस में इसको बढ़ा के 18.5% गवर्नमेंट बोली कि हम 18.5% ऑफ बेसिक सैलरी हम अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन की, भाई महंगाई जैसे बढ़ी तो कुछ अलाउंसेस मिलेंगे कि नहीं, तो ओपीएस में था, एनपीएस में बोला नहीं, क्योंकि मार्केट लिंक्ड है, तो ऑलरेडी ऊपर नीचे वो आपका फंड वैसे होते रहेगा। ये भी आपका लिंक्ड है, और किस पे बेस्ड है, सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, ऑलराइट। तो ये इसके कुछ की डिफरेंसेस हैं, आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। बहुत पूरी चीज याद नहीं करना, एटलीस्ट यूपीएस का पता कर लेना क्या क्या चीज इसमें दी गई है। चलिए नेक्स्ट है आपका, विच ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव द IMDX मंकी पॉक्स डिटेक्शन RT-PCR ऐसे। तो जैसे देखिए अभी कोविड के टाइम में ना RT-PCR टेस्ट होते थे, वैसे ही मंकी पॉक्स के लिए, है ना, ये आपका टेस्ट है। तो किसने अप्रूव किया आपको बताना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर पहले ही दिया है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, CDSCO, ये याद रखिएगा, इसने अप्रूव किया है, ऑलराइट। तो CDSCSO ने ग्रांट कर दिया अप्रूवल टू सीमेंस हेल्थ लाइन फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ RT-PCR टेस्टिंग किट विच विल डिटेक्ट व्हाट, विच विल डिटेक्ट मंकी पॉक्स, ठीक है। तो ये जो टेस्ट रिजल्ट्स हैं ये 40 मिनट में आपको मिल जाएंगे, तो ये अच्छी चीज़ है ना। और इसको कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी दे दिया गया है। तो आपको पता है कि जो मंकी पॉक्स, इसमें दो टाइप के इसके वेरिएंट होते हैं, क्लैड 1 एंड क्लैड 2। तो ये इन दोनों को देख लेगी, जांच कर लेगी। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे आपको किसने बनाया, सीमेंस हेल्थ लाइनर्स ने, और किसने अप्रूव किया है, CDSCO, राइट। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, विच कंपनी रिसेंटली बिकेम द ओनली इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर टू सिक्योर PLI सर्टिफिकेशन फॉर इट्स इलेक्ट्रिक स्कूटर प्रोटेक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, PLI स्कीम थी, उसके तहत किस कंपनी को उनके ईवी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के लिए आपको सर्टिफिकेशन मिल गया, PLI सर्टिफिकेशन। तो ओला इलेक्ट्रिक इज द करेक्ट आंसर, ओके। तो अभी आपने देखा होगा एकदम सर्ज हो गया, बढ़ गई है, एथर, ओला, सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आ रही हैं, राइट। तो ये सब की शुरुआत हुई थी, देखिए कब से, जब फास्ट एक फेम स्कीम आई थी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, ये सबको बढ़ावा देना है ना। तो 2017 की अराउंड की स्कीम थी। उसके बाद काफी तेजी से ये चीजें बढ़ी हैं। पर्पस क्या है भाई, पोल्यूशन कम करना, ठीक है। चलो थोड़ा इसको देख लेते हैं। तो ओला इलेक्ट्रिक को ये सर्टिफिकेशन मिल गया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स का फुल फॉर्म होता है। और इनके 4 प्रोडक्ट्स के लिए सर्टिफिकेशन को मिल गया है, जो ओला की स्कूटर है, S1 एयर, S1 प्रो, S1X मॉडल, ठीक है। दोनों सेगमेंट के लिए इनको आपको सर्टिफिकेशन मिल गया है। नाम ऐसे लग रहे हैं कि मोबाइल फोन अब इसी टाइप से हो रहा है, S1 प्रो, है ना। पहले सैमसंग के फोन आते थे, S1, S2, S3, S11, S12, अब स्कूटर के वर्जन आएंगे, ठीक है। और इस सर्टिफिकेशन अवार्ड किया किसने किया था, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ARAI ने, है ना। यहाँ पे ये ओला के CEO है, भाविश अग्रवाल नाम है इनका, ठीक है, याद रखिएगा। और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम क्या है, बेसिकली 2021 में लॉन्च की गई थी। इसका जो अमाउंट था, आउटले था, वो 25,938 करोड़ का था। पर्पस क्या था इस स्कीम का, बूस्ट करना डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एडवांस ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी। तो देखिए PLI स्कीम केवल इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चर या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए नहीं है, और अदर चीजों के लिए भी है ना।
तो ये चीज याद है कि पर्पस है कि डोमेस्टिकली आप सारी चीजें मैन्युफैक्चर करें, और जितना प्रोड्यूस करेंगे आपको उतना सरकार इंसेंटिव भी देगी, है ना। कुछ परसेंटेज रहता है जिस सरकार चाहे सब्सिडी के फॉर्म में या अदर फॉर्म में वो आपको वापस करती है, उसे हम बोलते हैं इंसेंटिव। ठीक है, तो ये चीज थी। तो ईयर याद रखिएगा 2021, बजट याद रख लीजिएगा। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सुभद्रा स्कीम। सुभद्रा स्कीम के बारे में बताना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए थोड़ा नाम से ही क्लियर होना चाहिए, करेक्ट आंसर इज सी। तो 10,000 रुपए 2 इंस्टॉलमेंट में प्रोवाइड करना। ठीक है, एक्सक्यूज मी। तो उड़ीसा के जो सीएम है मांझी ने, इन्होंने लॉन्च किया सुभद्रा स्कीम, औरतों के लिए है, बेनिफिशियरी है, राइट। तो इनको सुभद्रा स्कीम के तहत 50,000 रुपए 5 साल में मिलेगा। ठीक, मतलब 10,000 रुपीज पर ईयर, और 2 इंस्टॉलमेंट में हर साल में मिलेगा, 5,000 के इंस्टॉलमेंट में। किनको मिलेगा? जो औरतें 21 से 60 साल के बीच में। बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया, लाडली लक्ष्मी योजना, बहना योजना, तो औरतों के लिए बहुत सारी चीजें की जा रही है। देखो इसमें जो आउटले है ये 55,000 करोड़ का आउटले है। क्लियर? एनुअल पेमेंट इसमें 10,000 रुपए मिलेगी, 2 इंस्टॉलमेंट में 5-5 हजार रुपए की 2 इंस्टॉलमेंट में मिलेगी। और ये डिजिटल ट्रांजैक्शन का इसमें इंसेंटिव भी है। 100 बेनिफिशियरी विथ मैक्सिमम डिजिटल ट्रांजैक्शन इन ईच ग्राम पंचायत विल रिसीव एडिशनल 500 रुपए। जो ज्यादा से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन करेंगी औरतें, है ना, तो वो टॉप 100 औरतों को 500 रुपए एक्स्ट्रा भी इंसेंटिव के तौर पे दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो किन किन को ये नहीं मिलेगा, कौन कौन एक्सक्लूडेड है। तो यहाँ देखिए, जो भी अच्छे घरों से बिलोंग करती हैं औरतें, है ना, जो इनकम टैक्स प्रोवाइड करती हैं, या गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, या ऐसी औरतें जो 1500 से ज्यादा पर मंथ उनको किसी और स्कीम से मिल रहा है, वो बेनिफिशियरी, तो उनको ये नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें एक सुभद्रा सोसाइटी भी बनाई जाएगी, ऑलराइट, जो कि पूरा इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग करेगी इस पूरे स्कीम को। तो ये आपको याद रखना है, सुभद्रा स्कीम उड़ीसा 10,000 रुपीज पर ईयर। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट है आपका, वेयर विल बी द टोनी जेम्स सेंटर फॉर प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल बी स्टैब्लिश्ड। कहां पे स्टैब्लिश होगा? सो करेक्ट आंसर कौन सा है? आई एम आपका बैंगलोर, है ना। तो ये चीज याद रखिएगा, यहाँ पे ये आपका टोनी जेम्स सेंटर स्टैब्लिश होने वाला है, जो कि प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल के रिगार्डिंग है। तो आई एम बैंगलोर ने एक एमओयू साइन किया है मैथ्यू सीरियक, है ना, एक एल्यूमनाई थे इनके साथ सेटअप करेंगे ये पूरा आपका सेंटर, बेसिकली इन्वेस्टमेंट और ये सारी चीजों को प्रमोट करने के लिए। तो कॉलेज का नाम याद रखना। नेक्स्ट है आपका, विच मेडल डिड इंडिया विन एट मरुहाबा कप टीम इवेंट ड्यूरिंग द एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप 2024। तो इंडिया ने आपका सिल्वर मेडल जीता है एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप में। ठीक है, और कौन से इवेंट में? मरुहाबा कप टीम इवेंट में। ऑलराइट, तो ये देखिए इवेंट कहाँ हुआ था? तो ये आपका मॉलडीव्स में ये चैंपियनशिप हुई थी, एशियन सी सर्फिंग चैंपियनशिप। ऑलराइट, तो मॉलडीव्स में हुआ था ये। इंडिया ने यहाँ पे इस इवेंट में, मरुआबा कप टीम इवेंट में सिल्वर जीता, और गोल्ड किसने जीता है? जापान ने गोल्ड मेडल जीता। तो ये याद रखिएगा। क्लियर? चलो अब देखो, सी सर्फिंग वगैरह अब इनलैंड एरिया में तो नहीं करा सकते ना, जहां समंदर होगा वहीं कराएंगे। तो मॉलडीव से बेहतर और सुंदर जगह कोई नहीं है इस चीज में। ठीक है, जय शाह द न्यू आईसीसी चेयरमैन विल टेक ओवर फ्रॉम विच फॉर्मर चेयरमैन, है ना। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं पूछेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि आईसीसी के नए चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं। फॉर्मर के बारे में कम ही पूछा जाता है, बट हम यहाँ पे उसको भी रेडी कर ही लेते हैं। तो वैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, करेक्ट आंसर इज बी, ग्रेग बार्कले। ये पहले आपके आईसीसी के चेयरपर्सन थे, इनको रिप्लेस किया जय शाह ने, जो पहले बीसीसीआई के चेयरपर्सन थे। ठीक है, तो आपको याद रखिएगा, और ये यंगेस्ट चेयरमैन बने हैं 35 साल की उम्र में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और इनसे पहले आपके न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले थे। क्लियर? और ग्रेग बार्कले ही वाज आल्सो बीन सर्विंग एज द एशियन क्रिकेट काउंसिल चेयरपर्सन, आपके जय शाह। ठीक है, तो ये चीज, ये 2-3 फैक्ट यहाँ पे याद रखिएगा। इस जय शाह, है ना, हमारे होम मिनिस्टर साहब के बेटे हैं, सुपुत्र हैं। ऑलराइट, चलिए लकी तो है भाई, इनके रहते हमने T20 वर्ल्ड कप भी जीता। क्लियर? तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्लोबल प्रॉपर्टी प्राइस इंडेक्स फ्रॉम प्राइम रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज एज पर द नाइट फ्रैंक रिपोर्ट।
तो अब देखो एक न्यूज यहां से भी बन जाती है, आपकी जो ग्लोबल ग्लोबल प्रॉपर्टी इंडेक्स है, ये कौन निकालता है? नाइट फ्रैंक, है ना, नाइट फ्रैंक आपका निकालता है, ये भी याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे कुछ बताया गया कि न्यू दिल्ली को थर्ड प्लेस था, मुंबई सेकंड था, मनीला आपका फर्स्ट था। तो करेक्ट आंसर है इसमें आपका डी। तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मनीला फिलीपींस की कैपिटल है ना। तो देखिए ये जो रिपोर्ट आई थी, ये बेसिकली बताता है कि जो भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज हैं उनकी प्राइस कितनी ज्यादा बढ़ी है किस देश में, उसका ये पूरा रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में देखो लगभग 44 सिटीज को इन्होंने कंसिडर किया अक्रॉस द वर्ल्ड, ऑलराइट, और कितनी प्राइस बढ़ी है प्राइम रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज की जून क्वार्टर में इन्होंने रिपोर्ट किया। तो मनीला जो फिलीपींस की कैपिटल है ये फर्स्ट आई, इसमें 26% का इंक्रीमेंट था। मुंबई, है ना, मुंबई में एनुअल इंक्रीज 13% और न्यू दिल्ली में आपका ये थर्ड आई थी। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। आखिरी कौन थी? वेलिंगटन, जो कि न्यूजीलैंड की कैपिटल है, ये सबसे लास्ट थी। चलिए नेक्स्ट आपको कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 26th सीएट क्रिकेट अवार्ड्स। तो रोहित शर्मा वन द आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर, यशस्वी जायसवाल वाज अवॉर्डेड द टेस्ट बॉलर ऑफ द ईयर, राहुल द्रविड़ रिसीव्ड द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। पहला दूसरा सही है, तो सी इज द करेक्ट आंसर, सेकंड इज रॉन्ग, है ना। तो फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट। यशस्वी जायसवाल को टेस्ट बॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड नहीं मिला है, ये आई बिलीव शमी जी को मिला। तो ये आपका पूरा टेबल है। तो रोहित शर्मा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड राहुल द्रविड़ को, आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर रोहित शर्मा, ठीक है, ओडीआई बैटर ऑफ द ईयर विराट कोहली, ठीक है। और ये देखिए बेस्ट बॉलर जो है टेस्ट के, टेस्ट बॉलर ऑफ द ईयर आपको मिला है रविचंद्रन अश्विन को, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। अदर यहाँ पे वुमेन का भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ये दो तीन चीज बस याद रखिएगा, लाइफ टाइम अचीवमेंट, ओडीआई और आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर, क्लियर। तो ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका व्हाट कंजर्वेशन स्टेटस वाज द नॉर्दर्न बार्ड इबिस क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग सक्सेस ऑफ रीसेंट कंजर्वेशन एफर्ट। एक बेसिकली बर्ड है ना, जिसका नाम है नॉर्दर्न बार्ड इबिस। ये इसका क्या है स्टेटस? इट इज एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड कैटेगरी में ये बर्ड आती है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये बहुत ही खूबसूरत सी बर्ड है ना, इसका आईयूसीएन स्टेटेड एंडेंजर्ड है। और ये कहाँ पे पाई जाती है? आपकी यूरोप में, है ना। एक टाइम एक्सटिंक्ट हो चुकी थी, दिख ही नहीं रही थी, अचानक से ये वापस विजिबल हो गई, क्लियर। तो ये चीज याद रखिएगा, दो लगभग 17th सेंचुरी से एक्सटिंक्ट थी, क्लियर, बट वापस रिवाइव कर दी गई है, बहुत अच्छी चीज है ना। लगभग जीरो थे, जीरो से 300 इनकी नंबर्स बढ़ गए हैं, ऑलराइट। और क्रिटिकली एंडेंजर्ड से ये एंडेंजर्ड में आ गई है। चलो नेक्स्ट है विच कंपनी हैज लॉन्च द संपूर्ण रक्षा प्रॉमिस टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट। तो ऐसी चीजों में बस आपको नाम याद रखना है बैंक का या जो इंश्योरेंस कंपनी का नाम है। तो सी है टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस, इसमें ज्यादा कुछ बचाने का है नहीं। तो ये टाटा एआई ने ये संपूर्ण रक्षा प्रॉमिस करके आपका इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है। 3 लाख तक का डेथ क्लेम इंटीमेशन, जो इंटीमेशन होता है वो इंस्टेंट पे आउट है, ऑलराइट। और इसमें आप इसका जो प्रीमियम है लगभग 1 साल तक डिफर कर सकते हैं, कुछ यहाँ पे फैसिलिटीज दी गई है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द नेम ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैट बॉक्स डेवलप्ड बाय ईस्टर्न रेलवेज टू असिस्ट एम्प्लॉयज विद रेलवे रूल्स एंड रेगुलेशन। तो ईस्टर्न रेलवे मतलब बहुत बड़ी बात है कि हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी एआई चैट बॉक्स बनाती है। पता नहीं इसमें कोई प्राइवेट कंपनी को उन्होंने ठेका दिया या खुद ही डेवलप किया, दैट इज द डिफरेंट थिंग। तो आपकी जो चैट बॉक्स का नाम है वो है प्रबोध, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या बताएगा, रेलवे से रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो भी नए नए अपडेट्स हैं, इसके थ्रू एम्प्लॉयज अपडेट रह सकते हैं। ये न्यूज़ थी बेसिकली। तो जो ईस्टर्न रेलवे आपका है ना, 161 ईयर ओल्ड कंचरा पाड़ा वर्कशॉप ऑफ ईस्टर्न रेलवेज, 160 साल पुराना आपका ये जो बॉडी है, इसने पता नहीं कैसे बनाया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैट बॉक्स। आई बिलीव कुछ ना कुछ प्राइवेट प्लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट जरूर हुआ होगा, है ना। और इसका एआई चैट बॉक्स का नाम क्या है? प्रबोध, ये याद रखिएगा। इसका फंक्शन क्या है? जो भी नए रेलवे के रूल्स हैं और रेगुलेशंस हैं, एम्प्लॉयज को उससे अवगत कराना, ठीक है। चलिए
यहाँ पे इसके कुछ फीचर्स दिए गए हैं। इट हैज लर्न फ्रॉम ओवर 60 मास्टर करिकुलर्स IRN, रेलवेज के बहुत सारे जो करिकुलर्स आते हैं सारी चीजें इसमें फीड की गई हैं। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द कॉमिक बुक सीरीज लॉन्च बाय एयर चीफ मार्शल VR चौधरी। तो ये बहुत अच्छी चीज है, यूनिक चीज है। एक हमारे एयर वाइस मार्शल हैं जिन्होंने कॉमिक्स बुक्स स्टार्ट की हैं। तो ये आपके इसका नाम दिया गया है आपका हीरोज ऑफ इंडिया एयरफोर्स वॉल्यूम 1। तो बेसिकली इसमें जो न्यूज है आपको ध्यान दें, देखो एथिक्स वैल्यूज है ना, आपके अंदर जो बिहेवियर होता है, ठीक है, वो बिल्ड होता है ओवर टाइम। ठीक है, और जब हम बचपन में कहानियां सुनते थे, मोरल साइंस हमारे में एक सब्जेक्ट होता था जिसमें हमें बहुत सारी चीजें, वैल्यूबल चीजें बताई जाती थी लाइफ से रिलेटेड। तो इन्होंने, ये एयर चीफ मार्शल थे VR चौधरी, है ना, ये है, इन्होंने लॉन्च की है कॉमिक बुक सीरीज, है ना, जिसका नाम है हीरोज ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, और इसका पहला वॉल्यूम इन्होंने रिलीज किया है। और इसमें जो पहली स्टोरी है उसका नाम है फाइंड योर कॉलिंग एंड इज अबाउट द लाइफ ऑफ द लेजेंडरी एयरफोर्स एयर मार्शल थे अर्जन सिंह के बारे में। यहाँ पे स्टोरी मतलब अलग अलग जो रेप्यूटेड और आपके अवार्डेड एयरफोर्स ऑफिसर्स थे जिन्होंने बहुत कुछ किया है, कंट्रीब्यूट किया इस देश के लिए, उनकी लाइफ की कुछ अच्छी लर्निंग्स के बारे में ये स्टोरीज है। इसमें सेकेंड स्टोरी है आपकी बोयरा बॉयज, राइट, और ये बेसिकली बैटल ऑफ बोयरा जो थी 1971 इंडो पाक वॉर के दौरान जो लड़ी गई थी उसकी कहानी यहाँ पे। तो आपको नाम याद रखना है, एयर वाइस मार्शल जिसने रिलीज किया, और बुक का नाम जो कॉमिक बुक की सीरीज है ना, इस टाइप का देखिए, राइट। बहुत अच्छी चीज है, इस टाइप के जो ऑफिसर्स होते हैं सोसाइटी को वापस कंट्रीब्यूट करते हैं कुछ ना कुछ अच्छे तरीके से, अच्छे व्यवहार से, अच्छा अपना आइडिया लगा के, है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, हाउ डज एन ओवी ट्रैप फंक्शन टू कंट्रोल मॉस्किटो पॉपुलेशन। तो बेसिकली ओवी ट्रैप एक नया इंस्ट्रूमेंट डिवाइस आया है जो कि मॉस्किटो कंट्रोल करने के लिए। तो बेसिकली क्या करेगा ये आपका, इट यूजेस केमिकल मिक्सचर्स टू अट्रैक्ट एंड डिस्ट्रॉय एग लेइंग मॉस्किटोज। बेसिकली केमिकल रहेंगे जिसकी वजह से मॉस्किटो वहां आएंगे एंड दे विल बी इंस्टेंटली किल्ड। ये इस टाइप का रहेगा, है ना। तो यहाँ पे कुछ आपका ये पूरा स्ट्रक्चर है, बहुत डिटेल में तो इसमें नहीं आऊंगा। यहाँ पे वायर मैश है और यहाँ कुछ ना कुछ केमिकल होगा तो मॉस्किटो आएगा तो इट विल बी डेड इंस्टेंटली। ऑलराइट, देखो ये बनाया क्या है, ओवी ट्रैप क्या है, तो मॉस्किटोज का जो स्प्रेड हो रहा है, डेंगू बहुत ज्यादा फैल रहा है, मलेरिया बहुत ज्यादा फैल रहा है ना, तो उसको रोकने के लिए इन्होंने ये इंस्ट्रूमेंट बनाया है। किसने बनाया है, हेल्थ डिपार्टमेंट एंड बृहत बैंगलोर महानगर पालिके, मतलब बैंगलोर का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, BBMP जिसे बोलते हैं, इन्होंने फर्स्ट ऑफ अ काइंड ओवी ट्रैप बनाया है टू किल मॉस्किटोस। ठीक है, और ये क्या करता है, अट्रैक्ट करेगा मॉस्किटोज को, इसमें कुछ केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से वो मॉस्किटो अट्रैक्ट होंगे और फिर ये इंस्टेंटली वो मर जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा इसका प्रोसेस है। ये पॉट शेप डिवाइस होती है जिसमें कॉम्बिनेशन होता है वाटर और कुछ केमिकल्स का। ये केमिकल्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करेंगे एग लेइंग मॉस्किटोज के, और जिसपे स्पेसिफिकली टारगेट है एडीज मॉस्किटो जो कि डेंगू फैलाते हैं, राइट, और इसको इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय कर देंगे, राइट। तो ये बताया जाता है कि जो डिवाइस है ये 60% ऑफ द मॉस्किटो पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लेगा, राइट। और एक डिवाइस जो है वो 2 से 3 घरों के लिए काफी है, मतलब एक बीच में कहीं लगा देंगे तो 2 से 3 घरे कवर हो जाएंगे, राइट। और ये लगभग 1 महीने तक चलता है एंड देन लास्टिंग इट इज बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल है तो इसको डिस्पोज करने का भी कोई इशू नहीं है। चलिए ये था आपका ओवी ट्रैप। नेक्स्ट है आपका, हु इज द फाउंडर ऑफ द मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम सब लोग टेलीग्राम को डेली बेसिस पे यूज करते हैं, आप PDF पढ़ने के लिए यूज करते हैं, है ना, हम PDF सेंड करने के लिए यूज करते हैं, राइट, एजुकेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन को देने के लिए यूज करते हैं, बट कई लोग इसका मिसयूज भी करते हैं। और उसी मिसयूज को देखते हुए रिसेंटली जो टेलीग्राम ऐप के जो फाउंडर थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था फ्रांस में। कौन थे उसके ओनर, जो CEO है वो है आपके पवेल ड्यूरोव। ऑलराइट, तो ये है आपके पवेल ड्यूरोव टेलीग्राम के CEO। देखो टेक्नोलॉजी को बोलते हैं ना, टेक्नोलॉजी का अच्छा उपयोग भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी इज अ ब्लेसिंग, बट एट द सेम टाइम बोलते हैं ना टेक्नोलॉजी इज बून और बेन, अच्छा भी है बुरा भी है, वो डिपेंड करता है आप किस माइंडसेट से उसको यूज कर रहे हो।
पढ़ाई लिखाई के लिए यूज करो गुड, डेवलपमेंट के लिए यूज करो गुड, बट अगर इलीगल एक्टिविटीज, सेक्स ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, इनके लिए आप यूज करो, पॉर्न कंटेंट इनके लिए यूज करो, दैट इज रॉन्ग। और इसी वजह से इनको अरेस्ट किया गया। और ये फ्रेंच प्रेसिडेंट जो है इमैनुअल मैक्रोन, इन्होंने कंफर्म किया है। टेलीग्राम ऐप लॉन्च की गई थी 2013 में, ठीक है। सो ड्यूरोव और उनके जो ब्रदर है निकोला, ये लोग मिलके, दोनों भाई मिलके इसको लॉन्च किए थे। और उसी के दौरान आपका व्हाट्सएप और ये सब भी चीजें स्टार्ट हुई थी, इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका, विच ऑर्गेनाइजेशन इज द नोडल बॉडी फॉर नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन। कौन सी बॉडी है बताइए? करेक्ट आंसर वेरी इजी, आपका नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया, NFAI, ये आपकी नोडल एजेंसी है टू इम्प्लीमेंट द नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन। ठीक है, अब देखिए इससे रिलेटेड न्यूज देख लेते हैं। न्यूज क्या थी? तो न्यूज थी रिसेंटली राज कपूर की जो एक आइकॉनिक फिल्म है आवारा, जिसमें गाना था मैं आवारा हूं, है ना। तो इसका प्रीमियर होगा 4K में, ठीक है। 4K इफेक्ट मतलब वीडियो क्वालिटी का जो इफेक्ट होता है वो टोरंटो फिल्म फेस्टिवल 2024 में इसको दिखाई जाएगी। तो देखिए ये बहुत फेमस गाना था, यहाँ पे लेदर जैकेट, सिगरेट पीते हुए, साइड कैप लगा के, है ना। तो ये काफ़ी हिट मूवी थी, इसको 4K में डेवलप किया जाएगा। तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NFDC और नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया मिलके कर रही हैं। और इस ये जो प्रोजेक्ट है, रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट है, रेस्टोर क्यों किया जा रहा है? इनका जो वीडियो क्वालिटी थी बहुत ओल्ड स्कूल थी, उसको बेहतर किया जा रहा है, शार्प किया जा रहा है। तो जो प्रोजेक्ट है वो आपका नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन के का पार्ट है। ऑलराइट, तो नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन 2017 में लॉन्च किया गया था। ओके, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिशन है, प्रोजेक्ट है फॉर प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन, डिजिटाइजेशन, रिस्टोरेशन ऑफ रिच सिनेमैटिक हेरिटेज ऑफ इंडिया। जो हमारे ये जो इंडियन सिनेमा है बहुत ज्यादा रिच है, बहुत अच्छी अच्छी मूवीज आई हैं, शोले, है ना, और भी पुरानी मूवीज थी, तो सबको रिस्टोर करके, कंजर्व करके उनका डिजिटाइजेशन करना, है ना, बेहतर क्वालिटी में उसको डेवलप करना, ताकि हम आगे अपनी फ्यूचर जनरेशन को भी बता सके, दिखा सके इन चीज़ों को, जिससे वो बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। ऑलराइट, तो NFAI इसमें आपकी नोडल एजेंसी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के तहत बनी थी 1964 में। ये कुछ फैक्ट्स याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, इन विच इंडियन स्टेट वॉज द न्यू प्लांट स्पीशी क्लिस्थैंथस दीक्षा भूमियाना डिस्कवर्ड। कहाँ पे हुआ है आपका? ये हमेशा आप ध्यान देना, वेस्टर्न घाट्स के आसपास चीजें मिलेंगी, है ना, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, इस एरियाज में मिलती हैं। तो ये आपका, तो बॉटनी के 3 टीचर्स है, इन्होंने ये डिस्कवर किया है। ऑलराइट, तो ये कहाँ पे डिस्कवर किया न्यू प्लांट स्पीशीज? अंबागढ़, महाराष्ट्र। क्लियर, ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, भीष्म इनिशिएटिव प्रोवाइडिंग इमरजेंसी मेडिकल केयर थ्रू इनोवेटिव मोबाइल मेडिकल यूनिट इज अ पार्ट ऑफ विच लार्जर ह्यूमैनिटेरियन प्रोग्राम। तो आपका है ये करेक्ट आंसर, यूक्रेन के लिए आपका प्रोजेक्ट आरोग्य मैत्री। तो रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर यूक्रेन के प्रेसिडेंट से मिले, है ना, तो उसके तहत जेलेंस्की जो है वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, ऑलराइट, कीव में मिले हैं। कीव क्या आपकी यूक्रेन की कैपिटल है, राइट। तो उन्होंने वहाँ मुलाकात की, और देखो रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है वो अब लगभग 1.5-2 साल होने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पे इंडिया का पर्सपेक्टिव लोगों को जानना था, तो वो रशिया से भी मिले, और उनका जो एक काम था, इंडिया हमेशा देखो बैलेंस्ड अप्रोच के साथ काम करते, तो रशियन प्रेसिडेंट से भी मिले, पुतिन जी से मिले, और यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की से भी मिले। ठीक है, तो बेसिकली ये पोलैंड और इसकी विजिट पे गए थे, यूक्रेन की विजिट पे 21 से 23 अगस्त के बीच। और ये पहला विजिट है, फर्स्ट बाय एनी इंडियन प्राइम मिनिस्टर सिंस स्टैब्लिशिंग ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन विथ यूक्रेन 1992। मतलब 1992 में यूक्रेन और इंडिया का डिप्लोमेटिक टाइज बनी थी, उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत से कोई प्रधानमंत्री यूक्रेन विजिट किया हो। ऑलराइट, तो रेल फोर्स 1 से ये विजिट किए थे, है ना। जैसे US का जो एयरक्राफ्ट होता है जिसके US से प्रेसिडेंट ट्रैवल करते हैं, जिसे बोलते हैं एयरफोर्स 1, है ना, वैसे ही इनके जो रेल फोर्स 1 है, इससे मोदी जी ट्रैवल किए थे। ऑलराइट, अब थोड़ा सा देख लो, ये कुछ 4-5 यहाँ पे इन्होंने एग्रीमेंट साइन किए थे। एग्रीकल्चर और फूड इंडस्ट्री में कोऑपरेशन के लिए, मेडिकल प्रोडक्ट रिलेटेड किए थे, ह्यूमैनिटेरियन ग्रांट असिस्टेंस किए थे, है ना।
कल्चरल कोऑपरेशन, ये कुछ एमओयूज वगैरह साइन किए इन्होंने। और आपको ध्यान देना कि यूक्रेन कहाँ पे आता है, थोड़ा सा मैप में देख लो। दिस इज यूक्रेन, इसकी कैपिटल है कीव, ऑलराइट। यहाँ पे बेलारूस है, यहाँ पे पोलैंड है, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा, एक साइड आपकी ब्लैक सी टच होती है और एक साइड आपका रशिया टच होता है, ठीक है। ये आपकी जगह है क्रीमिया, जिसको रशिया ने एनेक्स कर लिया था, और इसी वजह से ये रशिया यूक्रेन का वॉर भी स्टार्ट हुआ था। ब्लैक सी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का, राइट। तो ये चीज याद रखिएगा। यहाँ की करेंसी है हिरनवा, ऑलराइट, और प्रेसिडेंट है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। इन्होंने देखिए अभी एक और चीज यहाँ पे गिफ्ट किया है जिसका नाम है भीष्म। बेसिकली भीष्म क्यूब्स क्या है, मेडिकल रिलेटेड कॉम्पैक्ट मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, और ये हमने यूक्रेनियन गवर्नमेंट को गिफ्ट किया है कि भाई आपके यहाँ वॉर चल रही, तो जो भी आपकी कैजुअलिटीज हैं या जो इंजरी हो रही है उसको ठीक करने के लिए आप ये भीष्म क्यूब्स रखिए, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, नेम है इसका भीष्म, इसका फुल फॉर्म है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री, दोस्ती और सहयोग, कोऑपरेशन एंड फ्रेंडशिप के लिए ये है। पर्पस क्या है, इमरजेंसी केयर इन कंफ्लिक्ट जोन एंड डिजास्टर इफेक्टेड एरियाज। जब भी फर्स्ट एड केयर है, एक तरह से फर्स्ट एड केयर है कि भाई कभी कोई इंजरी हो रही है, वॉर हो रहा है या कभी डिजास्टर हो रहा है, तो फर्स्ट एड बॉक्स टाइप का आपका ये रहेगा, ऑलराइट। ये प्रोजेक्ट आरोग्य मैत्री का पार्ट है। इसमें यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री साथ में काम की है। क्यूब की स्पेसिफिकेशन क्या है, 15 इंच साइज का एक क्यूब है, 20 किलो से कम है, ठीक है। इजिली कहीं से भी आप मेडिसिन को उसमें भर के ट्रैवल कर सकते हैं, ऑलराइट। 200 से ज्यादा केसेस, जैसे जल गया, कट गया, है ना, फ्रैक्चर हो गया, इस टाइप से 200 से ज्यादा केसेस में ये आपके काम आएगी। और 10 से 15 बेसिक सर्जरीज भी इसके थ्रू कर सकते हैं। और ये अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद प्रोड्यूस करती है और ऑक्सीजन भी खुद प्रोड्यूस करती है, जो कि आपके ऐसी सिचुएशन में काफी हेल्पफुल होगी आपके जो पेशेंट्स हैं उनके लिए, राइट। तो ये कुछ इसकी कैपेसिटीज हैं। और नाम याद रखिएगा, प्रोजेक्ट का नाम याद रखिएगा, किसने डेवलप किया है याद रखिएगा, और किस कंट्री को हमने प्रोवाइड किया है, ये चीज। चलो नेक्स्ट है आपका, विच ऑर्गेनाइजेशन विल इनिशियली ओवरसी द लॉस एंड डैमेज फंड। सो करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने लॉस एंड डैमेज फंड को देखेगा। तो बेसिकली क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन के जो चीफ हैं उन्होंने एसओएस किया गया है। एसओएस इज सेव आर सीज, सेव आर सीज, बेसिकली हमारे ओशियंस को बचाइए, क्योंकि ओशियंस को बचाएंगे तभी जो हमारे आइलैंड्स हैं वो बच पाएंगे, ठीक है। तो हुआ क्या कि राइजिंग ओशन टेम्परेचर, पैसिफिक आइलैंड्स जो है, पैसिफिक ओशन में जो आइलैंड्स हैं वहां पे सी लेवल बढ़ रहा है, और जिससे खतरा है वहां के जो आइलैंड्स हैं पैसिफिक ओशंस के, वो डूब सकते हैं और वहां की सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो राइजिंग ओशन टेम्परेचर की वजह से क्या हो रहा है, जो ओशन टेम्परेचर इट इज इंक्रीजिंग बाई 3 टाइम्स, ऑलराइट, जो ग्लोबल रेट है एज पर द यूनाइटेड नेशन। दूसरी चीज है जो सी लेवल राइज हो रही है, इससे एक्सपेक्टेड एडिशनल सी लेवल राइज बाई 15 सेंटीमीटर बाई 2050, 2050 तक लगभग 15 सेंटीमीटर से ऊपर ये बढ़ जाएगा, जो कि अगेन पैसिफिक आइलैंड के जो वो हैं रीजन्स हैं वहां पे फ्लडिंग का कॉज बनेगा। देन क्लाइमेट इंपैक्ट, पैसिफिक आइलैंड्स आर यूनिकली एक्सपोज्ड फॉर राइजिंग सी लेवल। छोटे छोटे आइलैंड्स हैं समंदर के बीच में, और थोड़ा सा भी माइन्यूट टेम्परेचर डिफरेंस आता है ना, ये बहुत घातक साबित होता है। ये बहुत ही अगर बोला जाए जैसे काफी नाजुक एरिया है, नाजुक इकोसिस्टम होता है जो आइलैंड्स होते हैं, थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ डूब जाती है चीजें, है ना। तो यहाँ पे एक सपोर्ट फंड किया गया है कि इनको इस काम के लिए कि भाई आपको पूरा अपना सेफ्टी भी रखनी है, एनवायरनमेंट को भी ध्यान देना, तो पैसे तो देने पड़ेंगे ना, इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो लॉस एंड डैमेज फंड है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट में जो अप्रूव हुआ था। और ये जो ऐसे पुअर नेशंस हैं और क्लाइमेटिक डिजास्टर से जूझ रहे हैं, उनको एक सहायता राशि के रूप में यहाँ से मिलती है चीज, ठीक है। तो ये लॉस एंड डैमेज फंड है, ये बेसिकली फर्स्ट इनको अनाउंस किया गया था COP 27 में, इजिप्ट में जो कि हुआ था, ये तब अनाउंस किया गया था। फॉर्मर एग्रीमेंट जो इसका हुआ था COP 19, ऑलराइट, UNFCCC होता है ना, जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC 1992 में जब हुआ था, उसे हम अर्थ समिट भी बोलते हैं, है ना। तो जब ये COP 19 हुआ था, राइट, पोलैंड में, तो स्टैब्लिश किया गया था आपका LND फंड 2013 में, क्लियर। और वर्ल्ड बैंक विल ओवरसी द लॉस एंड बैंक, भाई पैसा कहां से आएगा, वर्ल्ड बैंक ही तो देगा। तो यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड बैंक के साथ एक तरह से टाई अप है,
लॉस एंड डैमेज फंड, क्लाइमेटिक इवेंट से जो लॉस हो रहा है, जो डैमेज हो रहा है, उसको ठीक करने के लिए जो फंड है, इसे लॉस एंड डैमेज फंड। क्लियर? तो लॉस एंड डैमेज फंड अगर शॉर्ट नोट्स बनाना हो तो क्या होगा यहाँ पे, इसका कब अनाउंस कब किया गया था, सीओपी 1027, है ना। स्टैब्लिश कब किया गया था, सीओपी 19। और ओवरटेक कौन करेगा, ओवरसी कौन करेगा, वर्ल्ड बैंक। ये आप ऐसे शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज वाइट टॉपिंग टेक्नोलॉजी। वेरी सिंपल थिंग, हमने कवर भी किया था आपका, पोर्टलैंड सीमेंट जो रोड पे गड्ढे हो जाते हैं, है ना, तो उसको दूर करने के लिए क्या है, बेसिकली कंक्रीट को, जो बिटुमिनस रोड है, अलकतरा जिसे बोलते हैं, उसके ऊपर सीमेंट डाल दो। ये टेक्नोलॉजी है वाइट टॉपिंग, मतलब वाइट चीज से टॉप करना, टॉप अप करना। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने एक नई पॉलिसी स्टार्ट की है टू रिपेयर एंड अपग्रेड ओल्ड नेशनल हाईवेज। और कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, वाइट टॉपिंग टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होगा, अ लेयर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट इज प्लेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग बिटुमिनस, जो असफाल्ट रोड है ना, उसके ऊपर सीमेंटेड वो पोर्टलैंड सीमेंट वो डाल देंगे, जिससे ये रिपेयर करेंगे। पता नहीं कितना कारगर होगा, बट बताते हैं कि इससे इसकी जो रोड की जिंदगी है 20 से 25 साल बढ़ जाएगी, लेस मेंटेनेंस होगा और कॉस्ट इफेक्टिव है, एनवायरमेंटल बेनिफिट भी है, क्योंकि जो असफाल्ट है उसको अगर आप डालोगे तो पोल्यूशन क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये न्यूज थी। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एफपीएस सहाय एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस्ड अंडर द जन पोषण केंद्र इनिशिएटिव। इसका पर्पस क्या है आपको बताना है, किसका, एफपीएस सहाय। तो करेक्ट आंसर इज टू ऑफर पेपरलेस कोलेटरल फ्री फाइनेंसिंग फ्रॉम फॉर राशन डीलर्स। जो भी राशन दुकानें जो है, जो सामान सप्लाई कर रही हैं, उनको कोलेटरल फ्री लोन मिल जाएगा। ये इसका काम है, एफपीएस सहाय। सहाय मतलब सहायता, हेल्प, तो फाइनेंशियल हेल्प मिल जाएगी, राइट। तो बेसिकली न्यूज क्या थी, थोड़ा देखते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक ही मिनिस्ट्री है जो पूरा पीडीएस होता है ना, जो आपका अनाज देना गरीबों को, ये पूरा यही मिनिस्ट्री देखती है। ठीक है, तो इन्होंने एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है टू ट्रांसफॉर्म 16 फेयर प्राइस शॉप। फेयर प्राइस शॉप मतलब राशन दुकानें जो हैं, 60 ऐसी राशन को दुकानों को रिवैम्प करना, ट्रांसफॉर्म करना इनटू जन पोषक केंद्र। जन पोषण मतलब लोगों के न्यूट्रिशन, खाने से क्या होगा, न्यूट्रिशन मिलेगा। ऑलराइट, तो एफपीएस ना बोल के इसको जन पोषण केंद्र बोला जा रहा है। एक गवर्नमेंट की टेक्निक होती है कि नाम थोड़ा अच्छा अच्छा बना दो, अरे भाई पोषण मिलेगा, राशन शॉप नहीं, पोषण शॉप है ये, है ना। तो ये यहाँ पे इस जगह कर रहे हैं, कौन से मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर आपके श्री प्रहलाद जोशी ने गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना और यूपी में इसको स्टैब्लिश किया है। ठीक है, इसके तहत देखो क्या होगा, दिस जन पोषण केंद्र विल प्रोवाइड बेटर इनकम टू फेयर प्राइस शॉप डीलर और न्यूट्रिशन रिच फूड मिलेगा टू कंज्यूमर। तो ये इनका पूरा पर्पस है। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लोगों को न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करेंगे। कौन करेंगे, ये आपके जन पोषण केंद्र। ठीक है, तो इसके तहत दो तीन चीजें उन्होंने लॉन्च की हैं। 2 ऐप है आपका, पहला है एफपीएस सहाय। ये क्या करेगा, ये आपके जो एप्लीकेशन है पेपरलेस रहेंगे, प्रेजेंस लेंस रहेगी और कोलेटरल फ्री। ना आपको जाने की जरूरत है, ना आपको कोई पेपर देना है, आप ऑनलाइन बताइए भाई मुझे इतना पैसा चाहिए, लोन चाहिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा इसमें एक ऐप है मेरा राशन ऐप 2.0, जो कि डिजाइन की गई है टू गिव कंज्यूमर इंफॉर्मेशन अबाउट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, पीडीएस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना इसका काम रहेगा। ठीक है, तो ये चीज क्यों बनाई गई, ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, है ना, और लोग को समझ, जब पता रहेगा तभी तो ले पाएंगे अनाज, है ना। तो किसको मिल रहा है, कितना मिल रहा है, ये सारी चीजें ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करेगी, साथ ही साथ एफिशिएंट भी रहेगी। नेक्स्ट है आपका, विच टू लोकेशन विल द श्री कृष्णा गमन पथ कनेक्ट। श्री कृष्ण गमन पथ कौन से 2 प्लेसेस को कनेक्ट करेगा, तो आपका उज्जैन को मथुरा से कनेक्ट करेगा, मथुरा को उज्जैन से। बी इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, तो मध्य प्रदेश की सरकार और राजस्थान की सरकार ने ये श्री कृष्ण गमन पथ बनाने की बात कही है। और इसमें किन किन जगहों को जोड़ा जाएगा, ये आपका मथुरा है और ये उज्जैन, इसको जोड़ा जाएगा। ठीक है, सो मथुरा में आपको पता है बर्थ प्लेस है लॉर्ड श्री कृष्ण की हमारे, और उज्जैन में आपको पता है शिवलिंग महाकालेश्वर धाम, है ना। तो इसको जोड़ा जाएगा।
तो ये जो सर्किट है, ऐसे बहुत सारी आजकल सर्किट्स बन रही है टूरिज्म प्रमोट करने के लिए, जैसे बुद्धिस्ट सर्किट है ना, वैसे श्री कृष्ण सर्किट ये बनाई जाएगी। तो राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा और एमपी के सीएम मोहन यादव जी ने बातचीत करके ये चीज डिसाइड की है। चलिए नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज सपोर्टेड एनुअली अंडर मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के तहत किन ग्रुप्स को फायदा मिलता है? करेक्ट आंसर इज विडोज, डेस्टिट्यूट वुमेन, डिवोर्स वुमेन एंड डिसेबल्ड पेरेंट्स। ठीक है, तो न्यूज क्या थी? हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना। आश्रय, सुख आश्रय देख रहे हैं आप इमेज में, जो बूढ़े लोग हैं, है ना, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, इनको आश्रय प्रोवाइड करना, है ना। तो इसमें देखिए पूरा क्या है, टारगेट ग्रुप जैसे मैंने आपको बताया, सोशली एंड इकोनॉमिकली वल्नरेबल वुमेन एंड पेरेंट्स ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन, राइट। जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन, उनके पेरेंट्स को कुछ सहायता राशि प्रोवाइड करना। ठीक, एलिजिबिलिटी क्या है? अगर आप इन कैटेगरीज में आ रहे हैं, अगर आपके पेरेंट्स है किसी डिसेबल्ड बच्चे के, आप विडो हैं या डिस्टिट्यूट वुमेन है, आपकी एनुअल इनकम 1 लाख से कम है, तो आप एलिजिबल है इस सहायता राशि के लिए। तो 1,000 रुपए पर मंथ मिलेगा। ठीक है, पेरेंट्स को, जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन के पेरेंट्स हैं, ऑलराइट, 18 साल तक, तो उसके इनके जो एजुकेशन है, न्यूट्रिशन और हेल्थ एक्सपेंसेस हैं, ये सब कवर हो जाएंगे। साथ ही साथ उनको आगे फर्दर स्टडीज के लिए एजुकेशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये आपका पूरा स्कीम का मेन चीजें, मेन पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द आरटीएम, राइट टू मैच रूल इन आईपीएल ऑक्शन। बेसिकली है, इसका करेक्ट आंसर है बी आपका। इसका पर्पस होता है, इट लेट्स फ्रेंचाइजी रिटेन अ प्लेयर बाय मैचिंग द हाईएस्ट बिड फ्रॉम अनदर फ्रेंचाइज। थोड़ा सा इसको मैं आपको समझाता हूँ क्या है ये। तो देखो न्यूज क्या थी, बेसिकली जो इंडियन स्पिनर है रविचंद्र अश्विन, इन्होंने क्वेश्चन किया है आरटीएम के बारे में कि, और रिसेंटली भी आईपीएल 2025 के ऑक्शन होने वाले हैं, उससे जस्ट पहले हमने आरटीएम के बारे में सवाल किया है। ठीक है, तो देखिए आरटीएम क्या होता है, इट इज अ रूल थ्रू विच फ्रेंचाइजी कैन रिटेन अ प्लेयर हु रिप्रेजेंटेड देम इन द प्रीवियस सीजन and whom they didn't retain before the action if they match the highest bid placed by franchisee during the auction। सिंपल लैंग्वेज में समझो, मैं एक प्लेयर हूं, मैं लेट्स से मुंबई इंडियंस के लिए खेला मैंने पिछला टूर्नामेंट। ठीक है, अब इस साल की ऑक्शन होने वाले हैं, मैं पिछले बार मुंबई इंडियंस से खेला, तो मेरी टीम ने मुझे अभी ऑक्शन से पहले रिटेन नहीं किया है कि मैं पहले ही बोल दो कि भाई आप तो मेरे साथ ही खेलोगे। ठीक है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला है, लेकिन वो क्या करेंगी, लेट्स से कि दूसरी टीम है पंजाब, उसने बोला कि यार मैं यश सर को 1 करोड़ रुपए में खरीद रहा हूं। ठीक, तो मुंबई इंडियन क्या करेगी, वो बोलेगी हम भी 1 करोड़ कर रहे हैं, यश को रिटेन कर लेते हैं सेम प्राइस पे आके। ठीक है, तो दे मैच द हाईएस्ट बिड प्लेस्ड बाय अ फ्रेंचाइज ड्यूरिंग द ऑक्शन। तो मुंबई इंडियन जो, अगर लेट्स से पंजाब बोल रही कि 1 करोड़, लेट्स से गुजरात बोली मैं तो 5 करोड़ दूंगी, तो अगर मुंबई इंडियन बोलती है हम भी 5 करोड़ देंगे, हम अपने प्लेयर को रिटेन करेंगे, तो इसे बोलते हैं आरटीएम, द राइट टू मैच। कि मैं मैच कर दूंगी तो प्लेयर मेरे साथ पहले खेला ही हुआ है, तो सेम प्राइस पे मैं उसको रिटेन भी कर लूंगी, जो हाईएस्ट बिडर ने डाला उसी प्राइस पे। ठीक है, वो उसको नहीं जाएगा, वो मेरे साथ ही रिटेन हो जाएगा। तो ये चीज थी। इस रूल को 2014 में लॉन्च किया गया था, और लेकिन अभी तक 2018 से इसको यूज नहीं किया गया। ऐसे सिचुएशन ही बहुत कम बनी है। ठीक है, ये चीज थी। नेक्स्ट है आपका, फॉर विच कैंपेन डिड केरला टूरिज्म रिसीव द PATA गोल्ड अवार्ड 2024। तो किस चीज के लिए मिला है आपको? हॉलीडे हाइस्ट। केरला आपको पता है वेरी वेरी ब्यूटीफुल कंट्री है, ब्यूटीफुल स्टेट है ना, आपका पूरा समंदर से घिरा हुआ है। यहाँ पे केरला में लगून्स जो होते हैं, बैक वाटर्स जिन्हें बोला जाता है, बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं। बोट हाउसेस रहते हैं उस पे। यहाँ का जो फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, बहुत अच्छा है, बिकॉज पूरा वेस्टर्न घाट्स यहाँ से पास होता है, राइट। तो इसको इस वजह से अवार्ड भी मिला है, ये आप देख सकते हैं, RTA गोल्ड अवार्ड। ठीक है, एशियन ट्रैवल एसोसिएशन, पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन के थ्रू डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन की कैटेगरी में। ठीक है, तो ये है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं किस कैटेगरी में मिला है, इन डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन कैटेगरी में इसको गोल्ड मिला है। नेक्स्ट है आपका, विच कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्चिंग द अरण्य एफॉरेस्टेशन इनिशिएटिव इन बिहार। कौन सी है?
आपकी भारतीय पेट्रोलियम BPCL ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है। एम क्या है? द पर्पस इज इंक्रीज द फॉरेस्ट कवर, ठीक है, एम्ड एट एनहेंसिंग द स्टेट्स ग्रीन कवर। तो BPCL का ये इनिशिएटिव है अरण्य। देखो अरण्य बोलते हैं फॉरेस्ट को, है ना, अरण्य। और आपने एक सीजन भी सुना होगा, एक बीच में आई थिंक डिज्नी या हॉटस्टार पे, अरण्यक, ठीक है, तो जंगल में जो लोग रहते हैं, राइट, तो अरण्य आपको फॉरेस्ट को बोलते हैं। तो इसमें लगभग 1 लाख से ज्यादा सीडलिंग्स और सीड बॉल्स को अक्रॉस 3 फॉरेस्ट रीजन वहां पे स्प्रेड किया जाएगा, जिससे ट्रीज वगैरह आपकी बढ़ेंगी, फॉरेस्ट कवर बढ़ेगा। देखिए बहुत लोग ये भूल जाते हैं कि केवल सीड प्लांट कर देने से काम नहीं चलता है, उसको मेंटेन करना पड़ेगा, वरना 99% जो पौधे हैं वो मरे जाते हैं अगर आप उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो। टू विच क्लास डज INS अरिहंत द सेकेंड न्यूक्लियर सबमरीन बिलोंग? कौन से क्लास की हैं ये? INS अरिहंत क्लास ऑफ अरिहंत क्लास। ऑलराइट, तो न्यूक्लियर सबमरीन है ये आपको याद रखना है। न्यूज क्या था बेसिकली, इंडिया कमीशन द सेकेंड न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत, ठीक है। तो डिफेंस मिनिस्टर जो हमारे राजनाथ सिंह ने, इन्होंने कमीशन किया कहाँ पे? आपकी विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ऑलराइट, और INS अरिहंत से पहले, है ना, इससे पहले आपका INS अरिहंत था, जो कि 2016 में कमीशन हुआ था, राइट। तो इसके बाद जो थर्ड है वो है आपका INS अरिधमान। तो देखिए सीक्वेंस क्या है, INS अरिहंत, ठीक है, ये 2016 में था। फिर आपका INS कौन सा है? अरिघाट, अरिघाट ये अभी आपका 2024। और फिर आपका जो थर्ड है वो है INS अरिधमान, INS अरिधमान, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ऑलराइट, तो जो INS अरिघाट जिसको अभी कमीशन किया गया, इट इज 112 मीटर लॉन्ग और वेट इसका लगभग 6000 टन से ज्यादा है। तो सोचो कितना हैवी है ना, ये आपका INS अरिघाट है। ऑलराइट, और ये जो इसमें जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, ये इस पूरे शिप को पावर करेगा और इसकी स्पीड लगभग 12 से 15 नॉट सरफेस पे रहेगी और पानी के अंदर 20 से 24 नॉट। तो अंडर वाटर ज्यादा स्पीड है इसकी। ऑलराइट, और इससे मिसाइल छोड़ सकते हो आप 750 किलोमीटर की दूरी तक। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेशनल सिक्योरिटी एज वेल एज द कोस्टल सिक्योरिटी, ठीक है। तो दुश्मनों को, खासकर इंडियन ओशन रीजन में जो चाइनीज इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, उसको दूर करने के लिए ये काफी हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट है आपका, एट द पेरिस 2024 पैरालंपिक्स हु वन द गोल्ड मेडल इन वुमेन 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट? तो करेक्ट आंसर इज अवनी, अवनी लेखारा को गोल्ड मेडल मिला है। सो न्यूज है आपका, देखो इज अवनी, है ना, ये अवनी है। तो इनको मिला है आपका 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड जीता है इन्होंने। एंड इसमें एक और पर्सन है मोना अग्रवाल, इनको ब्रॉन्ज मिला है एयर राइफल पैराशूटिंग। तो अभी पेरिस के पैरालंपिक्स चल रहे हैं, उसमें ये विनर है। नाम याद रखिएगा, स्पोर्टिंग इवेंट कौन सा वो याद रखिएगा, और मेडल कौन सा मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द UPI 123 पे डिजाइन फॉर? ये बेसिकली है विदाउट इंटरनेट फीचर फोन यूजर टू यूज UPI विदाउट इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो ऐसे जो लोग हैं जो नॉर्मल फोन यूज कर सकते हैं, वो बिना इंटरनेट के भी UPI पेमेंट कर सकते हैं कॉल करके, और वो प्रेस 1 प्रेस 2 दबा के, ठीक है। तो बेसिकली है आपका UPI 123 पे रिफर्स टू द सॉल्यूशन दैट NPCI रोल्ड आउट। NPCI क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। साथ में इनके कौन है? IRCTC एंड कोर ओवर, इन्होंने लॉन्च किया है कॉन्वर्सेशनल वॉइस पेमेंट सिस्टम फॉर UPI। तो ऐसे लोग जिनके मोबाइल फीचर फोन नहीं है, फीचर फोन है, और जिनके में इसमें इंटरनेट नहीं है, वो नॉर्मल कॉल करके विदाउट इंटरनेट वो UPI का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कस्टमर कैन नाउ कंप्लीट ट्रांजैक्शन बाय यूजिंग देयर वॉइस और टाइपिंग देयर UPI ID और मोबाइल नंबर प्रेस करके, वो प्रेस 1 प्रेस 2 करके आता है ना, इनसे बात करना तो ये दबाइए, ये पेमेंट करना है तो अपना UPI ID भरिए, उससे आप कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड पोल्यूशन कंट्रोल वेसल लॉन्च इन गोवा? क्या नाम है इसका? समुद्र प्रताप, ठीक है। पर्पस क्या है? फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है ना। ये चीज याद रखिएगा, किसने बनाया है इसे बनाया गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इंडियन कोस्ट गार्ड्स के लिए। ऑलराइट, नाम है इसका समुद्र प्रताप,
और ये क्या देखेगा, ऑयल स्पिलेज, है ना, शिप से कई बार ऑयल बहुत स्पिल हो जाता है जिससे बायोडाइवर्सिटी और मरीन इकोसिस्टम खराब होता है, ठीक है। और पूरी चीजें इंडिया में डेवलप हुई हैं, ये है आपका प्रताप, समुद्र प्रताप, ठीक, ये चीज याद रखिएगा, इंडिजिनियसली डेवलप्ड। नेक्स्ट है आपका, इन एडिशन टू बीइंग नेपाल्स फर्स्ट हेल्दी सिटी, वेयर डज धुलीखेल म्यूनिसिपैलिटी रैंक इन टर्म्स ऑफ हेल्दीएस्ट सिटी इन एशिया अकॉर्डिंग टू WHO। तो कौन सी आपकी है हेल्दीएस्ट सिटी? इट इज द सेकेंड हेल्दीएस्ट सिटी इन एशिया। ऑलराइट, ये चीज याद रखिएगा। तो WHO ने डिक्लेयर किया है धुलीखेल म्यूनिसिपैलिटी ऑफ कावरे प्लांचोक डिस्ट्रिक्ट, नेपाल की ये जिला है, इसकी धुलीखेल म्यूनिसिपैलिटी, इसको नेपाल का फर्स्ट हेल्दी सिटी एंड सेकेंड हेल्दीएस्ट सिटी इन एशिया का अवार्ड मिला है। नेपाल की ये हेल्दीएस्ट सिटी है, लेकिन एशिया की ये सेकेंड हेल्दीएस्ट सिटी है, राइट। तो काफी ब्यूटीफुल दिख ही रहा है ना। अब किस बेसिस पे उन्होंने किया, एयर, वाटर, है ना, सारी चीजों को कंसिडर करके ये निकाला है इन्होंने, नाम याद रखिएगा। नाउ क्वेश्चन ऑफ द डे, इसका आपको आंसर बताना है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CISF का नया चीफ कौन है? दलजीत सिंह चौधरी, के शर्मा, VK यादव या राजविंदर सिंह भट्टी? मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा करेक्ट आंसर। ऑलराइट, सो दिस वाज इट फॉर टुडे सेशन। और पिछले एक हफ्ते के जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे, हमने उसको बहुत तरीके से, शॉर्ट तरीके से, ऑलराइट, और काम की चीज़ों पर फोकस करते हुए उसको कवर किया। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। चलिए अगले सेशन में आपसे मिलूंगा मैं। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।